अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं क्रेडर ऑनलाइन और आज मैं आप लोगों के लिए ज़कात की कैलकुलेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ज़कात वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है और पहली रमज़ान को मुसलमान जो है ना अपनी माल का ज़कात कैलकुलेट करते हैं। ज़कात कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह पाक का कुरान मजीद में फरमान भी है कि ज़कात जो है ना, ज़कात से जो माल दौलत है ये पाक साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, ये ज़कात हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हम अपने माल को पाक साफ़ कर सकें और दूसरा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें हमारे सारी चीज़ें जो वो एक ट्रैक पे आ जाती हैं, एक सीक्वेंस में आ जाती हैं, हमारे पास एक रिटर्न में आ जाती हैं कि जी हमारे पास टोटल कितनी दौलत है, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं और कितना हिस्सा बनता है। तो दोस्तों, ज़कात की कैलकुलेशन के लिए मैंने 3 तरह के जो है ना सबसे आप लोगों के लिए शीट्स कैलकुलेट की हैं। पहली शीट्स है वो वेल्थ के बारे में है, दूसरा है लायबिलिटीज़ के बारे में। वेल्थ से मुराद ये है कि कितनी दौलत आपके पास है, जिसमें सोना, चांदी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि फॉरेन करेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। एडवांसेस वगैरह जो आपने लोगों को दिए होते हैं या कहीं पे कमेटी वगैरह डाली होती है, वो सारी चीज़ें शामिल है। और दूसरा जो सेक्शन है वो है टोटल लायबिलिटीज़ का। टोटल लायबिलिटीज़ से मुराद ये है कि कितनी जिम्मेदारियाँ हैं जो पे करनी हैं, वो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ के सेक्शन में आती हैं। तो दोस्तों, और थर्ड सेक्शन है हमारे पास फाइनल ज़कात का। फाइनल ज़कात से मुराद ये है कि टोटल ज़कात अब आप पे कितनी आती है। आपको पता है ज़कात की शरह जो ज़कात की परसेंटेज है वो 2.5% है, यानी कि हर 40 रुपये के पीछे 1 रुपये आपकी ज़कात बनती है। इस तरह 100 रुपये के पीछे आपकी 2.5 रुपये ज़कात बनती है दोस्तों। और ये रेट हमेशा फिक्स होता है, कभी फ्लोटिंग नहीं होता। इससे मुराद ये है कि जब कभी भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, फ़र्ज़ करें जिस तरह आज 2020 है, अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये आपको इतना ही फ़ायदा देगा। अगर आप 2021 में देखेंगे, 2022 में देखेंगे या जब कभी भी आप लोग देखेंगे, ये वीडियो आपको इतना ही फ़ायदा देगा क्योंकि ये ज़कात का रेट हमेशा फिक्स होता है, ये कभी फ्लोटिंग नहीं होता, इसका कभी मार्केट रेट के साथ इसका कोई हिसाब किताब, कोई चक्कर, कोई लेन देन नहीं होता। तो दोस्तों, ज़कात की कैलकुलेशन के हवाले से जो 3 चीज़ें कॉमन होती हैं, जो वेल्थ में कॉमन होती हैं कि अपनी माल दौलत में कॉमन होती है। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान के पास या तो सोना होता है या चांदी होता है या पैसे या उस रुपया या उसके बराबर कोई चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन में चीज़ आ रही है वो है हमारे पास गोल्ड यानी कि सोना। आप लोगों ने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि गोल्ड या सोने के लिए आप लोगों ने हमेशा करंट सेल प्राइस लेनी है। करंट सेल प्राइस से मुराद ये है कि अभी की सेल प्राइस लेनी है, आज की सेल प्राइस लेनी है। आप लोगों ने हरगिज़ वो वाली प्राइस नहीं लेनी कि आपने कब इसको लिया हुआ था और कब आप इसको इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह, कभी भी नहीं, बल्कि करंट सेल प्राइस लेंगे कि आज इसकी सेल प्राइस कितनी है। और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो सोना है ये किसी भी मकसद के लिए आपके पास पड़ा हो, किसी भी शक्ल में आपके पास पड़ा हो, ठीक है, वो आप लोगों ने ज़रूर लेना है। बाज़ औक़ात होता है इंसान के पास जहेज़ की शक्ल में पड़ा होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उसको फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी अपने पास रख लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको ज्वेलरी की शक्ल में रख लेते हैं, कुछ लोग उसको छोटे से बिस्किट टाइप से बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इस चीज़ को आप लोगों ने किसी भी शक्ल में आपके पास सोना पड़ा हुआ है उसको करंट सेल प्राइस पे लेना है। दूसरा, हमारे पास सिल्वर या चांदी आती है। अब सिल्वर या चांदी हमारे पास किस हिसाब से भी किसी भी शक्ल में आपके पास पड़ा है, किसी भी पर्पस के लिए आपके पास पड़ा हुआ है दोस्तों, आप लोगों ने इसकी भी करंट सेल प्राइस लेनी है। अच्छा, एक और बात इसके हवाले से आप लोगों को बता दूं, बहुत दफ़ा हमारे पास जो गोल्ड या सोना होता है, इसके लिए मैंने छोटा सा ये एक टेबल आप लोगों के लिए बना कर दिया है। इस टेबल में क्या है कि हमारे पास जो गोल्ड पड़ा होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम तोले की शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, जिस तरह जहेज़ वगैरह में मिलता है, या अक्सर हम लोग ज्वेलरी से अगर परचेज़ करते हैं गोल्ड को तो वो तो तोले की शक्ल में करते हैं। दोस्तों, याद रखना है आप लोगों ने कि मार्केट में गोल्ड ग्राम्स के हवाले से बिकता है, यानी कि हम लोग जो आम लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी पर्सनस होते हैं, वो उसको तोले की शक्ल में कहते हैं यार मेरे पास 1 तोला है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या जिनका काम ही यही होता है, वो उसको तोले की शक्ल में नहीं लेते बल्कि उसको ग्राम्स की शक्ल में लेते हैं। तो दोस्तों, ग्राम्स तोला, 1 तोले में तकरीबन 10 ग्राम होता है। तो ये बात आप लोगों ने देख लेनी है कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 10 ग्राम होता है, लेकिन बाहर यूरोप, सऊदीया और वहाँ पे तकरीबन 11 समथिंग होता है, तो 11 पॉइंट समथिंग होता है। तो हम नॉर्मली बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि जी हमारे पास 1 तोले में 10 ग्राम होता है। अच्छा दोस्तों, अब मैंने इसके लिए छोटा सा एक टेबल बनाया है। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास 2 ग्राम है, अब फ़र्ज़ करें 2 तोला है आपके पास, इससे मुराद ये है कि आपके पास 20 ग्राम है। तो
ये जो मैंने नीचे लिंक दिए हुए हैं कि goldprice.org में दिया है, ये बहुत बहुत अथेंटिक लिंक है। कभी भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप इससे कोई जो है ना बिज़नेस करना चाहते हैं, गोल्ड में कोई आप अगर आप बिज़नेस का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब भी आप इसे अपनी डिटेल की प्राइसेस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में क्या आ रहा है, देखें हमारे पास गोल्ड की प्राइस आ रही है कि जी 9089.41 आ रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी कि ये PKR में इसकी अमाउंट आ रही है और ये ग्राम में, यानी कि 1 ग्राम की कीमत 9089, यानी कि आप 1990 कर लें। तो जब मैं यहाँ पे 1990 पुट कर लेता हूँ, देखो तो हम मेरे पास 2 तोले की कीमत कितनी आ जाती है, 181,800, यानी कि 1,81,800 आ जाती है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, सिल्वर की बात करूं, तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो ओपन हो जाता है, तो ये हमारे पास देखें ये 93,840.65, यानी कि 93,840 रुपये आता है। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि सिल्वर की प्राइसेस हमेशा केजी में होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो, मैं फिर आपको बताता हूँ कि आप इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हर इंसान के पास इतनी बड़ी केजी तो नहीं होती। बहरहाल ये फिर मैं आपको अगले सेक्शन में बताता हूँ, फाइनल ज़कात के सेक्शन में, कि बस आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ उसकी प्राइसेस पुट कर लेनी है। थर्ड है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मुराद ये है कि आपके पास टोटल पैसे कितने पड़े हैं और उसकी कैश इक्विवेलेंट्स कितने पड़े हैं। फर्ज करें आपके पास कोई बैंक बैलेंस पड़ा है, बैंक बैलेंस के साथ आपके पास कोई बॉन्ड्स पड़े हैं। अब देखो बॉन्ड्स के ऊपर आप कोई भी बॉन्ड ले लें, फर्ज करें 100 रुपये का बॉन्ड है, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी होती है, 100। अब तो वो काम भी कितना ही करेगा, 100 के बराबर ही करेगा। कभी भी आपका ये बॉन्ड 110 रुपये के बराबर काम नहीं करेगा। इसका मतलब है ये कैश इक्विवेलेंट है, यानी कि 100 रुपये का नोट और 100 रुपये का बॉन्ड एक ही चीज़ है। अच्छा, उसमें अगर हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी है, बहुत सारे लोग अपने पास फ़ॉरेन करेंसी रखते हैं। वो लोग जिनके रिश्तेदार या जो है ना, या हमारी ऐसी ख़वातीन जिनके शोहर वगैरह या भाई वगैरह, कोई लोग भी जो हमारे यहाँ होते हैं वो बाहर होते हैं, तो वो नॉर्मली अपने पास फ़ॉरेन करेंसी रखते हैं कि चलो यार अच्छे वक्तों में इसको फिर तुड़वा लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो याद रखना है, इसको अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीज़ लिखना है। अब ये पाकिस्तानी रुपीज़ आज का करंट रेट होगा, वो पिछले वाला रेट नहीं होगा कि जब आप लोगों ने इसको लिया हुआ था। इसी तरह हमारे पास अमाउंट सेव फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अपने पास कोई पैसे वगैरह जमा करवाते हैं, कोई कमेटियाँ वगैरह डाल लेते हैं कि जी आगे बच्चों की शादियाँ आनी हैं, उनकी एजुकेशन है और बाकी कोई चीज़ें हैं या घर वगैरह बनाना है। तो इस चीज़ों के लिए आपने कोई भी रकम जमा की हुई है वो आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। आगे हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड है, TFCs है। TFC से मुराद टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह है। उन सारी चीज़ों को भी आप लोगों ने यहाँ पे इस सेक्शन में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अब आप लोगों ने गोल्ड को यहाँ पे लिखा, सिल्वर को यहाँ पे लिखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, फॉरेन करेंसी को यहाँ पे लिखा, अमाउंट से फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, और आगे जी एनी अमाउंट अल्टरनेटिव ऑफ कैश कहते हैं जी कोई भी चीज़ है अगर आपने अल्टरनेटिव ऑफ कैश रखी है। कुछ लोग अपने पास जेम्स वगैरह रख लेते हैं। जेम से मुराद ये कि ये जो अंगूठियाँ वगैरह और इसमें जो छोटे छोटे नग होते हैं, ठीक है, ये अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप लोगों ने रखा हुआ है इसके लिए कि जी मैं उसको अल्टरनेटिव ऑफ कैश इस्तेमाल करूँगा, तो उसको भी आप लोगों ने उसकी कीमत को भी यहाँ पे मेंशन करना है। चौथा पॉइंट है हमारे पास रिसीवेबल्स का। अब रिसीवेबल्स के सेक्शन में क्या आता है, हमारे पास तकाफुल है, इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड है और ग्रेजुटी फंड है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि तकाफुल, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, ये वो रकम आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है जो रकम आप लोगों ने अपनी जमा करवाई है। फ़र्ज़ करें मैं आपको प्रोविडेंट फंड की मिसाल देता हूँ कि आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप प्रोविडेंट फंड में अपनी तरफ से 100 रुपये डालते हैं तो कंपनी भी अपनी तरफ से 100, या बाज़ों का जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो 200 रुपये भी जो है ना अपनी तरफ से डालती हैं, ठीक है। यानी कि 100 रुपये आपका और 100 रुपये कंपनी या 200 रुपये कंपनी की तरफ से। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिर्फ कौन सी रकम लेनी है, वो रकम जो आपने अपनी तरफ से जमा करवाई है, वो रकम नहीं लेनी जो कंपनी ने भी आपको दी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एनी अमाउंट प्रोवाइडेड इन एडवांस कहते हैं जी कोई सी भी रकम जो एडवांस में आपके पास पड़ी है, या आपने एडवांस में किसी को दे दी है कि जी मैंने प्लाट लेना है, या कि गाड़ी वगैरह के लिए, जिस तरह आप लोगों को अंदाज़ा है कि जब आप गाड़ी वगैरह परचेज़ करते हैं या नहीं आप गाड़ी आप लोग परचेज़ करते हैं तो आपको 3 महीने पहले अपनी बुकिंग करवानी पड़ती है, तो आपको जो काफ़ी पेमेंट है वो आपको एडवांस में देनी पड़ती है। तो वो रकम भी आप लोगों ने यहाँ पे इसको मेंशन करना है। अच्छा, आगे जी अमाउंट टू बी रिसीव, जो अमाउंट हम लोगों ने आगे रिसीव करनी होती है, फ़र्ज़ करें लाइक डेट से मुराद है कर्ज़ा, किसी को अगर आपने कर्ज़ा वगैरह दिया है तो वो चीज़ आगे कमेटी, जिसे हम अपनी देसी ज़ुबान में BC वगैरह कहते हैं,
या जी वो कमेटी जो हम लोग आपस में जमा कर लेते हैं मोहल्ले या आपस में यार दोस्त सारे कि चलो यार महीने के या दिन के या हफ्ते के इतने इतने पैसे जमा करेंगे, ठीक है। आगे है जी अमाउंट इन ट्रेड। अब अमाउंट इन ट्रेड से क्या मुराद है, कहते हैं वो रकम जो आपकी कारोबार में लगी है। तो इस कारोबार में कौन सी रकम आपकी लगी है, अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कहते हैं जी वो रकम जो आप लोगों ने डेटर से लेनी है। डेटर से मुराद कौन लोग होते हैं, वो जो कारोबारी कर्जे हम लोगों ने आगे किसी को या कारोबारी सामान जो आगे दिया होता है, हाँ, और हमने उनसे वो सामान लेना होता है, उनसे पैसे अब हम लोगों ने लेने होते हैं। तो इस रकम को अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम डेटर्स कहते हैं। और अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक, आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जितना आपके पास स्टॉक पड़ा है उससे जितने पैसे आप लोग रिकवर कर सकते हैं वो चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पे उसको मेंशन कर लेना है। अच्छा, तो दोस्तों आगे हमारे पास है अमाउंट इन्वेस्टेड इन, जो है ना वो मुशारका और मुदारबा वगैरह है। अगर आप लोगों ने कोई भी इस्लामी जो इस्लामिक टर्म्स होती हैं, अगर आप इस्लामिक बैंक जाते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मुदारबा या मुशारका और इस तरह की चीज़ों की एग्जांपल देते हैं, या आपको जो है ना आगे गाइड करते हैं कि आप इस चीज़ों में जो है ना करें। अब मुशारका और मुदारबा आप लोगों को अंदाज़ा है कि इसमें मुशारका में क्या होता है कि जी आप लोग जो है ना दोनों काम में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, दोनों अपना वक्त और पैसा भी देते हो, जबकि मुदारबा में एक बंदा पैसा दे रहा होता है और एक बंदा उसमें अपने जो है ना स्किल्स देता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में अगर कोई भी रकम आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। और देखो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, कहते हैं एनीथिंग दैट इज ऑन फॉर सेल या ट्रेड पर्पस, कहते हैं जी कोई भी चीज़ जो आप लोगों ने सेल या ट्रेड पर्पस के लिए अपने पास रखी है, यानी कि कारोबारी मकसद के लिए रखी है। याद रखना है अगर आपके पर्सनल इस्तेमाल में एक जहाज़ भी है ना तो वो जहाज़ भी नहीं लेना, ठीक है। अगर वो पर्सनल इस्तेमाल में, अगर पर्सनल इस्तेमाल के अलावा कोई भी चीज़ है तो वो आप लोगों ने सारी यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। आप लोगों ने उसको यहाँ पे पुट आउट कर लेना है। याद रखना है ये जो फाइल है ये टोटल ऑटोमेटिक फाइल है, ठीक है, एक्सेल की फाइल है। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे रकम पुट करनी है, बाकी काम आगे वो सारा खुद करेगा। कहीं पे आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ आपको चक्कर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ यहाँ पे आ जाएगा कि जी अब हमारे पास मेरी टोटल दौलत कितनी है। देखें ज़कात का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि जी मेरे पास कितनी रकम है। और एक और बात कि ये जो फाइल है ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट फाइल है और कन्वीनियंट भी है और इजी भी है। और इसकी वजह क्या है, कन्वीनियंट और इजी और जो है ना इम्पोर्टेंट की वजह क्या है कि मैं बायसीत फाइनेंस कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, मैं अकाउंट्स को मेंटेन करता हूँ, ऑडिट्स कंडक्ट करता हूँ, टैक्स कंसल्टेंट के काम करता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वो डर रहे होते हैं, वो अक्सर हमें कहते हैं कि जी मेरी ज़कात भी कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो बड़े डर डर के हमें अपनी सारी चीज़ें बताते हैं कि मैंने इतने पैसे यहाँ पे रखें, इतने पैसे यहाँ पे रखें, इतने पैसे यहाँ पे रखें। तो और ये जो मैं काम करता हूँ ये सारा ट्रस्ट बेस्ड होता है। अगर आप में से कोई भी बंदा फाइनेंस कंसल्टेंट है या अगर आपका कभी कोई वास्ता पड़ा है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हर बंदा क्या कर रहा होता है, एक ट्रस्ट दे रहा होता है कि ट्रस्ट की बुनियाद पे सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा मुंह उठा के किसी को भी कहता है कि यार जाओ यार मेरे ये काम है या मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे सारे ज़कात कैलकुलेट करो। नहीं, हरगिज़ भी नहीं होता, बल्कि वो अपने बड़े ही एक एतमाद वाले बंदे से ये काम करवाते हैं कि यार मेरा ये काम करो। और जो है ना और बार बार आप उसको ना तनबीह भी कर रहे होते हैं कि यार प्लीज़ देखो डिस्क्लोज़ ना कर लेना किसी के सामने। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, आप ये फ़ाइल डाउनलोड करें और इसको फिल आउट करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास टोटल वेल्थ हो गई। आगे हमारे पास है जी टोटल लायबिलिटीज़। अब टोटल लायबिलिटीज़ के सेक्शन में हमारे पास क्या है, लायबिलिटीज़ से मुराद क्या है कि वो कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं जो अभी आपको पे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट टू बी पेड में हमारे पास क्या था जी यूटिलिटी बिल्स। अब यूटिलिटी बिल्स याद रखें साल के आखिर में आपके पास जो यूटिलिटी बिल्स पेंडिंग है जो अभी आपने पे करें, जो आपने पे कर चुके नो उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि वो चीज़ जो अभी हमें रहती है हमारे पास रहती है, जिस तरह गैस इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सैनिटरी बिल्स हैं, ठीक है। शहर में जो रहते हैं वो वाटर की बिल भी देते हैं, ठीक है। तो ये यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करने। आगे हमारे पास रेंट ड्यू आता है। रेंट ड्यू कौन सा रेंट होता है हमारे पास, वो जो अभी रेंट हमें रहता है अभी हम लोगों ने पे करना है, फैक्ट्री का, शॉप का, गोडाउन का, ठीक है। इस तरह का जो हमारे पास रेंट होता है वो पे करना है। आगे हमारे पास है हक मेरा वाइफ। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बीवियाँ जो है ना, वैसे तो नॉर्मली तो ये होता है कि शोहर जो है ना बीवी को हक मेहर दे देते हैं, पहली रात को मिल जाते हैं उनको। लेकिन अगर आपने नहीं दिया और आपकी वाइफ ने भी आपको डेफर कर दिया कि चलो यार बाद में दे देना, नो इशू, आप जो है ना बाद में दे देना मुझे हक मेहर, तो वो हक मेहर अगर कोई रहता है तो वो भी आप लोगों ने मेंशन करना है, क्योंकि वो भी आपकी लायबिलिटी और आपने उसको पे करना है। आगे हमारे पास ये सैलरीज पेएबल ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरीज रहती हैं तो वो भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। आगे हमारे पास है जी डेट पेएबल। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग कहीं से कर्जा ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें बिजनेस के लिए ले लेते हैं,
बैंक से ले लेते हैं अपने मकसद के लिए, कुछ कोई भी कर्ज अगर आप लोगों ने लिया तो उसको भी मेंशन करना है आप लोगों ने, ठीक है। आगे जी अमाउंट बोरोड, ठीक है, या गुड्स बोरोड, अगर आप लोगों ने कोई सामान वगैरह परचेज किया है अपनी बिजनेस मकसद के लिए, उसके पैसे रहते हैं तो वो भी आपने यहाँ पे उसको मेंशन करना है, ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी अमाउंट रिसीव फ्रॉम कमेटी या बीसी। अब ऐसे होता है, फ़र्ज़ करें मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने कमेटी में 10,000 रुपया जमा करवाया, लेकिन कमेटी में कुरानदाजी में आपका नाम निकला और कमेटी की जो टोटल रकम थी 1,00,000 रुपये वो आपने रिसीव कर ली। इसका मतलब है 10,000 उसमें तो आपके अपने थे, लेकिन 90,000 रुपये आपकी क्या थे, आपके नहीं थे। तो वो 90,000 भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि रेस्ट टू बी पेड से मुराद क्या है कि वो रकम जो आपने अभी पे करनी है, यानी कि आपकी थी नहीं है अभी, बल्कि आपने एडवांस में रिसीव कर ली थी। दोस्तों जब आप इसको सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। अब ये जो टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ, ये जो हमारे पास लास्ट में आया था टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ, ठीक है, और ये टोटल लाइबिलिटीज़ जो लास्ट में हमारे पास आई थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये शीट उठा के, ये फाइल उठा के यहाँ पे लिख लेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिसीवेबल्स टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल पेबल्स कितने, और नेट अमाउंट टू बी यूज फॉर एज ज़कात वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अच्छा एक बात याद रखनी, ये जो रकम होगी हमारे पास, ये वाली जो हमारे पास रकम होगी नेट अमाउंट टू बी यूज फॉर ज़कात। देखो पहले तो ये होता था कि अगर आपके पास ये रकम 7.5 तोले सोना और या 52.5 तोले जो हमारे पास सिल्वर होता है, चांदी होती है, अगर उसके बराबर है तो तब आपने अपनी ज़कात पे करनी है। लेकिन जैसे देखें इसमें मुफ्तियान साहब का फतवा भी है और आप अपने नज़दीकी किसी मुफ्ती साहब से पता भी कर सकते हैं इस हवाले से कि अगर आज चूँकि आजकल इस गोल्ड में और सिल्वर में जो चांदी है इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो जो सोने की कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि कहीं पे 90,000 कुछ समथिंग होती है, और जबकि ये जो अपना चांदी होता है इसकी इतनी कीमत नहीं होती। तो दोस्तों यार इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बाज़ों का 50% का डिफरेंस होता है, यानी कि अगर एक 100 है तो एक 50 होता है। तो अभी जो है ना मुफ्तियान साहब कहते हैं और इसमें बाकायदा फतवा भी है कि अगर आपकी टोटल दौलत 7.5 तोले सोने की कीमत तो बहुत ज़्यादा बनती है, हर किसी के पास अभी होती भी नहीं है, अगर किसी के पास नहीं, जैसे मुराद ये है कि किसी के भी ज़कात नहीं बनेगा, लेकिन अभी वो कहते हैं कि नहीं 7.5 तोले सोने के साथ आप उसको छोड़ें, 52.5 तोला जो चांदी है वो कीमत आप लोगों ने लेनी है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अगर ये रकम जो आपके पास यहाँ पे आती है, इफ़ दिस अमाउंट इज इक्वल टू और मोर देन 52.5 तोला ऑफ सिल्वर, ठीक है, तो वो क्या है 52.5 तोला जो चांदी है, तो देन आपकी ज़कात आएगी। अब देखो मैं आपको आगे एक एग्जांपल से भी बताता हूँ। अब जिस तरह पहले मैंने आपको पहली शीट में बताया था कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चांदी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास पर केजी की प्राइस कितनी आ रही है, देखो अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये देखो जो हमारे पास goldprice.org, वहाँ पे पहले शीट में मैंने मेंशन किया था, टोटल वेल्थ के सेक्शन में भी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ था कि goldprice.org की जो हमारे पास वेबसाइट है, और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ऐसी एक शीट ओपन होगी। अब देखो हमारे पास 93,840 हमारे पास इसकी कीमत आ रही है पर केजी की, यानी कि हमारे पास चांदी की 1 किलो की कीमत 93,840 रुपये है। तो अब मैं जो है ना आप लोगों को समझाने की गर्ज से आप लोग यहाँ पे अपनी कीमत पुट कर सकते हैं उस हिसाब से जितनी कीमत आपके पास आती है, ठीक है। वो मैंने आपको एज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 95,000 लिख लिया। इससे मुराद ये है कि 1 केजी की कीमत कितनी है, 95,000। अब पर ग्राम की कीमत कितनी होगी हमारे पास, 95 रुपये। तो अब प्राइस ऑफ 525 जो है ना ग्राम की कीमत कितनी होगी जी, 49,875। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 49,875 है, अगर ये वाली रकम 49,875 है या इससे ज़्यादा है तब आपके पास तो ज़कात वाजिब होती है, लेकिन अगर ये उससे कम है तो आप पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। और ये एक खुदकार शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पे ज़कात के सेक्शन में आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा कि जी आपने ज़कात पे करनी है। अगर ये उससे ज़्यादा है तो नीचे यहाँ पे आपके पास डिसीजन आ जाएगा, आपने ज़कात पे करनी है तो ओके, यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ज़कात पे नहीं करनी तो यहाँ पे आपके पास नो लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों ये इसका पहला सेक्शन था, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव सेक्शन था इस शीट का, ताकि आप लोग इस शीट को अच्छी तरीके से समझ सकें। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोग कहेंगे कि ये हमारे पास ब्लैकिश सा है और ये रेडिश सा क्यों है, तो दोस्तों याद रखना है, इसके लिए मैंने हिंट दिया हुआ है कि ये जो मेरे पास रेडिश सा पॉइंट है इसमें क्या करना है आप लोगों ने, डोंट राइट इन इट, ठीक है। आप लोगों ने उसमें लिखना नहीं है, ये खुद का है, ये खुद ब खुद फार्मूले के कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये ब्लैकिश सा पॉइंट है तो आप लोगों ने इसमें राइट इन इट यानी कि उसमें कीमत लिख लेनी। देखो फर्ज कर जिस तरह
आज हम लोगों ने अभी चेक किया कि वहाँ पे क्या था, 93,840 रुपये उसकी कीमत आ रही थी, ठीक है, 1 kg की चांदी की। तो इसका मतलब है पर ग्राम हमारे पास देखो आगे खुद ब खुद वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 49,266 हो गया। तो याद रखना है आप लोगों ने, जहाँ कहीं पे ऐसे निशान होंगे आप लोगों ने बिल्कुल भी उसमें नहीं लिखना, वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। हाँ, अगर कहीं पे इस तरह के जो है ना साइन है, इस तरह की कलर के सेल्स हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने उसको ज़रूर देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि जो अगर ब्लैकिश सपोर्टिव टोटल वेल्थ के सेक्शन में भी अगर आप लोग देखें कि अगर आपके पास इस तरह का निशान आता है, यानी किस तरह के कलर का कोई डब्बा आता है, ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोगों ने पुट करना है। अगर इस तरह नहीं आता तो आप लोगों ने बिल्कुल भी, यानी कि रेडिश है तो उसमें बिल्कुल भी आप लोगों ने लिखना, ये खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। दोस्तों ये पहला सेक्शन था इस वीडियो का, ठीक है, ज़कात की कैलकुलेशन का। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाता हूँ जिसमें एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी ज़कात को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितनी आसानी से ये शीट आपको हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो नाइस ऑफ यू। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो डू नॉट हेजिटेट, ठीक है, पूछने में कोई जो है ना शर्म नहीं है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे मोबाइल नंबर पे पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी जो है ना आपके जहन में आता है कि जी ये चीज़ मैं नहीं समझ पाऊँगा या कुछ होगा, ठीक है, तो आप बिला झिझक मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।